नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ बेहद जरूरी करंट अफेयर्स पर। ऐसे मुद्दे जो हमारी नीति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। हम उन कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे डिजिटल जीवन से लेकर हमारे प्लानेट की सेहत तक हर चीज पर असर डाल रही हैं। तो आज क्या क्या है एजेंडा पर, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले बात होगी डिजिटल दुनिया की। क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? फिर हम देखेंगे कि कैसे माइग्रेटरी स्पीशीज यानी प्रवासी प्रजातियां खतरे में हैं। इसके बाद वेस्ट एशिया के तनाव का हमारे उद्योगों पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझेंगे। और आखिर में पीएमजेएवाई के तहत हेल्थ केयर का खर्चा और ईपीएफओ और अरावली से जुड़े दो छोटे मगर जरूरी पॉलिसी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, डिजिटल दुनिया और उसके नियम कानून। एक सवाल जो आजकल हर तरफ है, क्या बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने देना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस बन चुकी है और कई लोग हैं जो बच्चों पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो असल सवाल यही है कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर कर देना चाहिए? क्या ये वाकई सही कदम होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सरकारें इसे ठीक से लागू कर पाएंगी? चलिए इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये मामला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे हमारे राज्य बैन के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसी रास्ते पर हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हर कोई अलग-अलग एज लिमिट की बात कर रहा है। कहीं 13 साल, कहीं 16 साल। मतलब इस पर कोई एक ग्लोबल सोच अभी तक तो नहीं बन पाई है। तो आखिर ये बैन की मांग हो क्यों रही है? जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि ये बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि गलत कंटेंट, साइबर बुलिंग और जिसे हम डिजिटल लत कहते हैं। और ये चिंता बेबुनियाद नहीं है। भारत के इकोनॉमिक सर्वे तक में मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल के बुरे असर पर बात की गई है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी है। कई डिजिटल राइट्स ग्रुप्स जैसे कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का मानना है कि ये एक तरह का ओवर रिएक्शन है, जिससे फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनकी चिंता ये है कि इससे बच्चों की जानकारी पाने और अपनी बात कहने के अधिकार पर असर पड़ेगा। और हाँ, भारत में डिजिटल जेंडर गैप और भी बढ़ सकता है। यहाँ तक कि मेटा जैसी कंपनियां भी कहती हैं कि बैन लगाने से टीनेजर्स शायद और भी खतरनाक अनरेगुलेटेड साइट्स की तरफ जा सकते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और पर्यावरण से जुड़े एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं, प्रवासी प्रजातियां। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि दुनिया भर में वन्यजीवों का असल में क्या हाल है? यूएन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जो एक बहुत ही कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर दिखाती है, जिसकी असर पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी प्रोटेक्टेड माइग्रेटरी स्पीशीज पर नजर रखी जा रही है, उनमें से लगभग आधी की आबादी घट रही है। जी हाँ, 49%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इन जानवरों पर कितना बड़ा और तत्काल खतरा मंडरा रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये और भी गंभीर है। ये जो 49% आबादी घट रही है वो तो है ही, इसके अलावा करीब 1/4 प्रजातियां तो सीधे सीधे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हमें करना ही होगा। अच्छा, ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? ये आ रही है CMS से, यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो 1979 में साइन हुई थी। और ये हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें एशियन एलिफेंट और साइबेरियन क्रेन जैसी भारतीय प्रजातियां भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि इनकी आबादी घट क्यों रही है? रिपोर्ट के हिसाब से कई वजह हैं, जैसे कि ओवर हंटिंग, इनके रहने की जगहों का खत्म होना और सड़कें, रेलवे जैसी इंसानी रुकावटें। पर अब एक नया और बड़ा खतरा सामने आ रहा है, और वो है H5N1 बर्ड फ्लू, जो इन जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। जब भी हम वेस्ट एशिया में तनाव की बात सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तेल और गैस, है ना? लेकिन इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं है। इसका आर्थिक असर कहीं ज्यादा गहरा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज पर सीधा पड़ता है। देखिए, तेल और गैस की कीमतें तो हेडलाइंस बनती ही हैं, लेकिन भारत के कई बड़े बड़े उद्योग अपने कच्चे माल के लिए वेस्ट एशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, जो अगर रुक जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, इन सब जरूरी इंडस्ट्रीज का बहुत सारा कच्चा माल वेस्ट एशिया से ही आता है, जैसे कि 68% से ज्यादा लाइमस्टोन और करीब 66% सल्फर हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस सप्लाई चेन में कोई भी गड़बड़ हो तो इन सेक्टर्स पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल चुनौती इन मिनरल्स की कमी नहीं है, असली चुनौती है एनर्जी की कीमतों में रोज-रोज होने वाला उतार-चढ़ाव। मतलब सोचिए कि अगर किसी फैक्ट्री को पता ही ना हो कि कल बिजली या गैस का बिल कितना आएगा, तो वो आगे की प्लानिंग कैसे करेगी? बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। सरकार की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में हाल ही में एक स्टडी हुई है और उसमें से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक छोटा सा रिकैप दे दूं। PMJAY को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मकसद है कि करोड़ों परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, ताकि पैसे की कमी की वजह से किसी का इलाज न रुके। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। नीति आयोग की स्टडी ये बताती है कि इस स्कीम के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब भी अपनी जेब से अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये आंकड़ा देखिए, दवाओं और टेस्ट वगैरह पर प्रति हॉस्पिटलाइजेशन औसतन लगभग 54,000 रुपए का आउट ऑफ पॉकेट खर्चा हो रहा है। और आखिर में दो छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी पॉलिसी अपडेट्स, एक जुड़ा है EPFO से और दूसरा अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट से। चलिए जल्दी से इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कभी सोचा है कि पुराने प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स का क्या होता है जिन्हें हम भूल जाते हैं? EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे 31 लाख से भी ज्यादा इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं। सोचिए, कुछ में तो 20-20 साल से पैसा पड़ा है और उसे किसी ने क्लेम ही नहीं किया। तो अब इसका एक सोल्यूशन निकाला जा रहा है। EPFO बोर्ड ने एक नया प्लान अप्रूव किया है, जिसके तहत इन छोटे अनक्लेम्ड अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली सेटल कर दिया जाएगा। मतलब लोगों को उनकी मेहनत की कमाई, जो वो शायद भूल भी चुके थे, अब वापस मिल सकेगी। और हमारा आखिरी अपडेट जुड़ा है एक बड़े पर्यावरण के मुद्दे से। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार ने अरावली पहाड़ियों को लेकर बनी सरकारी कमेटी की रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI जैसे एक्सपर्ट्स के विचारों को पूरी तरह से दबा दिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसके आगे चलकर बड़े असर हो सकते हैं। तो आज हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की, डिजिटल दुनिया के नियमों से लेकर पर्यावरण की सेहत, आर्थिक स्थिरता और जरूरी पॉलिसी डिबेट्स तक। ये सारे ही मुद्दे हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी चुनौती भारत के आगे के रास्ते को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है।